हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कंपनी लॉ में बोरोइंग, पावर, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स एंड चार्ज पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। ऋण प्राप्ति की शक्तियाँ, ऋण पत्र, जमाएं और प्रभार, इस पर विचार करते हैं। आइए इसे समझते हैं। कंपनी केवल अंश पूंजी से ही अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। शेयर कैपिटल से ही उसकी जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी नहीं होती। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार से ऋण लेने पड़ते हैं, ऋण पत्र जारी करने पड़ते हैं तथा इन ऋणों के लिए उसे संपत्तियों को भी गिरवी या जमानत पर रखना पड़ता है और उन पर चार्ज भी उत्पन्न होते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक डिपॉजिट्स या पब्लिक डिपॉजिट्स या अपने कहते पब्लिक जो जन निक्षेप है उनको भी प्राप्त करती है। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ अपने मीनिंग ऑफ लोन या बोरोइंग का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि ऋण का अर्थ क्या है। यहाँ ऋण का तात्पर्य अत्यंत विस्तृत रूप से समझा जा सकता है। इसका तात्पर्य ऋण जारी करके या अन्य किसी तरीके से ब्याज या बिना ब्याज के धन उधार लेने तक ही सीमित नहीं है। इसमें कच्चा माल, मशीनें, अन्य सामग्री आदि के मूल्य का भुगतान बाद में करने का कोई समझौता होता है तो वो भी ऋण के लेने के समान ही होता है। किंतु यदि अस्थायी ऋण या मांग पर दे ऋण केवल 6 माह की अवधि के भीतर दे होता है तो उसे यहाँ ऋण के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, प्रोविजंस रिगार्डिंग पावर्स ऑफ बोरोइंग, हम यहाँ ऋण लेने की शक्तियों संबंधी प्रावधान पर बात करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कंपनी को ऋण लेने की शक्तियां होती हैं किंतु उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं और ये सीमाएं उस पर कुछ प्रतिबंध लगाती हैं। जैसे फर्स्ट अपने की एक मान लें कि व्यापारिक कंपनियों को गर्भित अधिकार होता है कि प्रत्येक कंपनी ऋण प्राप्त करने के लिए गर्भित अधिकार रखती है, चाहे उसके पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम में इसका स्पष्ट अधिकार न दिया गया हो। ऐसी कंपनियां अपने मूल या सहायक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त करने का गर्भित अधिकार रखती हैं। इसी प्रकार गैर व्यापारिक कंपनियों को ऋण लेने का गर्भित अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ ऋण की एक वैधानिक सीमा है। कोई भी कंपनी या कंपनी का संचालक मंडल अधिक से अधिक प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल या उसके जो फ्री रिजर्व्स हैं उसके बराबर तक अपने ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सीमा से अधिक ऋण यदि कोई कंपनी लेती है तो ऐसी स्थिति में तो वह अवैध व प्रभावहीन होगा। किंतु इसमें यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कोई भी वैधानिक सीमा से अधिक कंपनी ऋण प्राप्त नहीं कर सकती। केवल ऋणदाता को यह स्पष्ट करना होगा कि जब उसने ऋण दिया था तो वह सद्भावना से दिया गया था और उसे इसकी कंपनी की वैधानिक सीमा से अधिक की जानकारी नहीं थी। उस स्थिति में अपवाद हो सकता है। इसी प्रकार पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम द्वारा निर्धारित सीमा जो होती है उसके अंतर्गत ऋण प्राप्त किया जा सकता है। अस्थायी ऋणों को में सम्मिलित नहीं होगा या ऋण प्राप्ति के अधिकार के उपयोग का जो समय है वो भी इसके अंतर्गत नियमानुसार व्यवस्थित किया गया है। ऋण लेने हेतु अधिकृत व्यक्ति जो है इसके लिए भी इस में नियम बनाए गए हैं। इसी प्रकार इस अधिनियम में कंपनी ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी वर्तमान या भावी संपत्तियों को गिरवी या बंधक रख सकती है। जमानत पर संपत्तियों को रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अंतर नियमों में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यदि अधिकारों के बाहर कोई ऋण प्राप्त किया जाता है तो पार्षद सीमा नियम के बाहर ऋण अनाधिकृत और व्यर्थ होगा। कंपनी के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और कंपनी द्वारा दी गई कोई जमानत है वो भी प्रभावहीन होगी। आइए स्टूडेंट, डिवेंचर्स को समझते हैं। ऋण पत्र अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण स्कंद, बंद पत्र अथवा अन्य किसी ऋण के साक्ष्य के रूप में कंपनी का अन्य कोई विलेख सम्मिलित है, चाहे वह कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करता हो या नहीं, तो उसे ऋण पत्र में सम्मिलित किया जाएगा। या ये कह दे ऋण पत्र एक ऐसा विलेख है जो कंपनी पर ऋण को प्रमाणित करने का साक्ष्य है तथा ऋण की प्रमुख शर्तों को प्रकट करता है। कभी कभी यह कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव भी उत्पन्न करता है। इस पर मुद्रांक या स्टाम्प कहते हैं लगे होते हैं और इसका निर्गमन भी अंशों की तरह होता है, किंतु इसके जो धारक होते हैं उसे कंपनी की सभा में मतदान का अधिकार नहीं होता। इसके साथ साथ ऋण पत्र का प्रमाण पत्र या अपने कहते हैं ऋण का साक्ष्य होता है, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। सार मुद्रा, सभी ऋण पत्रों पर कंपनी की सार मुद्रा अंकित नहीं की जाती, किंतु जिन ऋण पत्रों के लिए कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न होता है उन ऋण पत्रों पर कंपनी की सार मुद्रा लगी होती है। इसके साथ साथ अपने कहते हैं स्टाम्प ड्यूटी भी इस पर लगती है, अर्थात ऋण पत्रों पर
जो स्टाम्प शुल्क है वो लगाया जाता है और इस पर शुल्क लगाए जाने की व्यवस्था भी नियमानुसार होती है। इसी प्रकार ऋण पत्र श्रृंखला, यहाँ अपने कह दे एक सीरीज होती है ऋण पत्र की, उसके अनुसार इसको निर्मित किया जाता है। इन पर पुनर्भुगतान तिथि लिखी जाती है। इसके साथ साथ ये प्रभाव युक्त या बिना प्रभार के, मतलब चार्जेबल और बिना चार्ज के भी इनको जारी किया जा सकता है। इनको मतदान का अधिकार नहीं होता और ये परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय है, अर्थात ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय दोनों ही प्रकार से हो सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज, यहाँ कंपनी द्वारा जमाएं या निक्षेप स्वीकार करना। जमा या निक्षेप किसे कहते हैं, आइए से समझते हैं। जमा या निक्षेप में किसी कंपनी द्वारा जमा अथवा ऋण अथवा अन्य किसी रूप में प्राप्त धनराशि को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें उन वर्गों की धनराशि सम्मिलित नहीं है जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्धारित की जाएगी, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अनुसार। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, लोन और डिपॉजिट्स में भी अंतर को हमें समझना चाहिए। भुगतान के दायित्व की उत्पत्ति के साथ इसको समझा जा सकता है कि ऋण के भुगतान का दायित्व तत्काल उत्पन्न हो जाता है, जबकि जो डिपॉजिट्स हैं इनके भुगतान का दायित्व परिपक्वता पर या मांग करने पर उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ परिसीमन कानून का लागू होना, ऋण की दशा में परिसीमन कानून ऋण लेने की तिथि से ही प्रभावी हो जाता है, और जबकि जो डिपॉजिट्स की दिशा में परिसीमन कानून उस तिथि से लागू होता है जबकि जमा की वापसी की मांग की जाती है। आइए स्टूडेंट्स, चार्ज और मॉर्गेज इस पर चर्चा करते हैं, उस पर समझने का प्रयास करते हैं। प्रभार एवं बंधक। संचालक जब ऋण लेते हैं तो ऋण की प्रतिभूति या जमानत के लिए कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार भी उत्पन्न कर सकते हैं या संपत्ति को बंधक भी रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनको समझना आवश्यक हो जाता है। तो प्रभार, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रभार कोई भी हित या ग्रहणा अधिकार है जो किसी कंपनी अथवा उसके किसी उपक्रम अथवा दोनों की संपत्तियों या प्रॉपर्टी पर प्रतिभूति के रूप में सृजित किया जाता है, और इसके अंतर्गत बंधक भी सम्मिलित है। चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स ए मॉर्गेज, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 16। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, किसी भी संपत्ति को किसी ऋण के भुगतान के लिए प्रतिभूति या जमानत के रूप में उपलब्ध करवाने का ठहराव ही प्रभार है। ऐसे ठहराव के विलेख का पंजीयन करवाना पड़ता है। आइए स्टूडेंट्स, बंधक या अपने कहते हैं मॉर्गेज को समझने का प्रयास करते हैं। प्रभार की परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके अंतर्गत बंधक भी सम्मिलित है, अतः बंधक शब्द का अर्थ समझना और अधिक आवश्यक हो जाता है। बंधक किसी भी विनिर्दिष्ट स्थायी संपत्ति में किसी का हित का अंतरण करने से है, जो उधार दिए गए अथवा दिए जाने वाले धन, विद्यमान अथवा भावी ऋण अथवा आर्थिक दायित्व पैदा करने योग्य किसी भी वचन के पालन की प्रतिभूति देने के उद्देश्य से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स एंड चार्ज। इसको ऊपर अपने चर्चा की, इसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।